राजा महाराजा, उनकी बुक्स लिखी गई हैं और मूवीज़ बनाई गई है कि वो ब्लैक मैजिक की ऐसे ऐसे रिचुअल्स करते थे। बड़ा एक दबंग, बड़ा ताकतवर महाराजा था। वो इस चीज़ में उसका इंटरेस्ट तांत्रिक मांत्रिक में और बहुत था। लड़की का नाम होता है नागवली। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसको जिंदा को आग लगा दी गई। राजमहल उसकी चीखों से गूंज रहा था। अनबिलीवेबल, मतलब ये रियल लाइफ स्टोरी है। जादू के थ्रू भी चीज़ें होती हैं और जहाँ भी ये रिचुअल्स किए जाते हैं वहाँ पे ये शैतानी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। आज के पॉडकास्ट में सादिया सुहेल राना ने बताया कि क्या मंजोलिका की कहानी एक सच्ची कहानी है, बंगाल के राजा ने वहाँ की डांसर को जिंदा क्यों जलाया और चुड़ैलें सबसे ज्यादा पायल पहने दुल्हन के रूप में क्यों दिखाई देती हैं। तो ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। हमारी ज्यादातर ऑडियंस ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको लगता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ तो सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बंगाल का जादू फेमस है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन ये कहा जाता है कि वहाँ के राजा महाराजा, उनकी बुक्स लिखी गई हैं और मूवीज़ बनाई गई है कि वो ब्लैक मैजिक की ऐसे ऐसे रिचुअल्स करते थे, ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस होती थी वहाँ पर कि पूरी दुनिया में अब तक वैसा जादू नहीं किया जाता। क्या ये बात सच है? बिल्कुल। अगर आप हिस्ट्री देखें काफ़ी साल पुरानी, और असम और बंगाल, जो एक केरला जिसको हम बोलते हैं वो साइड ऑफ एरिया, और बंगाल, ये ऐसी जगहें हैं, ऐसी चीज़ें, और अफ्रीका जिनमें सबसे ज़्यादा कदीम जादू किया जाता था। और जादू से ही सल्तने, वैसे मैं बताऊं, आपस की बात है, जैसे आज सीक्रेट सोसाइटीज़ के थ्रू आपकी हुकूमतें बनती और गिरती हैं, इस तरह पहले, बल्कि अगर आप उससे भी पहले जाओ तो इजिप्ट में फ़िरौन के दरबार में ज़्यादातर तो लोग जादूगर थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा फेंकी और वो सांप अज़दहा बन गया, उससे पहले जो जादूगर थे सारे, वो सामरी जादूगर भी उसी वक्त का जादूगर था। वो अपने कभी सांप बना देते थे, कभी मैजिक करते थे, और उन्होंने पहले यही समझा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ने कोई मैजिक किया, लेकिन सारी बात है, उनका तो एक मौज़ा था और वो एक पैगंबर हैं, इसलिए वो बात हुई कि ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत शुरू से जादू और काला जादू ख़ास तौर पे, लेकिन बंगाल का, असम का, मतलब केरला साइड का, अफ्रीका का, इनके बड़े मशहूर हुए कि इनके हुकूमतें जो राजा महाराजा करते थे वो जादू के बहुत ज़्यादा अपनी हुकूमत में, लोग अपने दुश्मनों को गिराने के लिए, इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। बल्कि अगर तुम कहो तो मैं इस पे एक बड़ी उनकी स्टोरी है हिस्टोरिकल, वो सुना दूं? यस प्लीज़ सुनाएं, क्योंकि मैं ना ये बात कल इंटरनेट पर पढ़ रही थी और मैंने कहा कि मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर पूछूंगी कि क्या वाकई ऐसे होता था। और ये बहुत अगर पुरानी बात है तो अब तक बंगाल ने, मतलब वो अपनी हिस्ट्री इंटैक्ट रखी हुई है ब्लैक मैजिक को लेके। बिल्कुल, आज भी अब बंगाली बाबे जो मशहूर है काले जादू के लिए और तांत्रिक मांत्रिक, इनको इतनी चीज़ें आती हैं, ये दुनिया में जिसने बदतरीन जादू करवाना हो वो बंगाल इन इलाकों से करवाया जाता है, क्योंकि इसके माहिरीन बुलाए जाते हैं, जो लोग बड़े पैमाने पे, जैसे आप बता रहे हैं ना कि बादशाहों के, इन बादशाह तो हमारे जो मुस्लिम वो थे हुक्मरान, वो तो मुग़ल सल्तनत, ये तो वो एक अलग था, क्योंकि हमारा एक नज़रिया अलग है। वी डोंट बिलीव इन दिस, बिलीव तो करते हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि इससे हम दायरा इस्लाम से खारिज होने के इम्कानात होते हैं। तो ये शैतानी तरीका आम तौर पे वो लोग या वो राजा महाराजा इस्तेमाल करते थे जो शैतानिक वर्सेस में, उस वर्शिप में इन्वॉल्व होते थे। वो फिर उसका हथियार काला जादू बेहतरीन, वो अपने साथ वो एडवाइज़र रखते थे जो काला जादू करते हैं। और आज भी मैं आपको किसी प्रोग्राम में बताऊंगी कि आज के भी जो मशहूर सियासी शख्सियात हैं, इनके साथ भी ऐसे लोग मुंसलिक हैं। आज के मॉडर्न दौर में जहाँ रॉकेट साइंस की बात हो रही है, चांद पे और सितारों पे पहुँचा जा रहा है, आज भी बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क और उनके प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो जादू, इन चीज़ों का सहारा लेते हैं।
बुक्स तो बहुत है बंगाली ब्लैक मैजिक पे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे। कोई रियल लाइफ ऐसा वाकया है बंगाल का जो चौंका देने वाला हो? इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद की चीज़ें रिवील करूँगी। अच्छा, स्टोरी है एक है तो ये आसाम साइड के केरला का जो इलाका है इंडिया का, वहाँ पे ये बहुत साल पहले, मतलब कई सौ साल पहले की बात है कि वहाँ का एक महाराजा जो है बड़ा एक दबंग, बड़ा ताकतवर बादशाह था, महाराजा था। और वो अपनी मतलब वो इस चीज़ में उसका इंटरेस्ट तांत्रिक मांत्रिक में और बहुत था। उसके दरबार में बहुत काला जादू करने वाले भी मौजूद रहते थे। अच्छा, उसने ना 3 शादियां की हुई थी, 3 उसकी रानियां थीं। लेकिन मज़े की बात ये थी कि वो अपनी रानियों का ख्याल बहुत रखता था। मतलब बेशुमार उसकी हवेली हर वक्त मुलाजमों से भरी हुई। जो एक मतलब रानी है ना, वो ऐसे करके गिलास भी खुद नहीं उठाती थी, इतने उसके एक फ़ौज रहती थी मुलाजमीन की। और वो बड़े ठीक ठाक तरीके से अपनी सल्तनत चला रहा था और चीज़ें सही चल रही थी। तो क्या होता है कि अचानक वो अपने इसी किसी दौरे पे निकलता है और वो बंगाल में जाता है, विज़िट करता है बंगाल को। और बंगाल में वो कहीं जा रहा होता है, किसी मुख्तलिफ़ चीज़ों को विज़िट कर रहा होता है। तो एक दिन इस विज़िट के दौरान वो एक इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत दोशीज़ा को देखता है। अब वो देखते ही ना, एक होता है ना जो लव एट फर्स्ट साइट, उसको देखते ही ना वो एक अजीब किस्म की उस लड़की की आंखों की चमक होती है कि वो उसका असीर ही हो जाता है। मतलब हालांकि वो 3 उसकी ऑलरेडी बीवियां होती हैं बिल्कुल और ऐसे। वो एक आम जो उसको रास्ते में एक लड़की नज़र आई है, उसकी कोई अहमियत वक़्त एज सच नहीं, वो कोई शाही ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ नहीं होता। वो रैंडमली उसको उस विज़िट के दौरान आम पब्लिक में देखता है। फिर वो अपने कुछ लोग डरवाता है कि पता करो ये कौन है। ठीक है, अब वो जब उसके बारे में पता किया जाता है तो उस लड़की का नाम होता है नागवली। नागवली जो वहाँ का ये लैंग्वेज, नागवली उस लड़की का नाम था। और पता चला कि ना सिर्फ वो सिर्फ इतनी हसीन है, उससे ज़्यादा खूबसूरत रकासा भी है। और ओके। वो बहुत ज़बरदस्त डांसर है और वो उसको ये हुनर पे बड़ा अबूर हासिल है। बल्कि जब वो रक़्स किया करती थी तो देखने वाले इतने महव हो जाते थे उसके रक़्स पे कि वो उनको मतलब वो कहते हैं जैसे लगता था कि मिस्मराइज़ हो गए और उस जादू के जैसे कुछ जादू हो रहा है अलग ही ट्रांस उनके में चले गए हैं। वो अलग ट्रांस में चले जाते थे और उसके असीर हो जाते थे, हिल नहीं पाते थे अपनी जगह से। उसके घुंघरुओं में कोई ऐसा जादू था। बंगाली क्लासिकल डांस की हाँ, वैसे ही बहुत ज़्यादा तारीफ की बहुत जाती है। वो तारीफ़ भी की जाती है। और बंगाली हुस्न भी जो है ना, वो कहते हैं बंगाली हुस्न में बंगाली जादू की तरह एक अजीब मकनातीसियत होती है। वो मुझे तो वैसे तुम्हारी आंखें भी बंगाली हुस्न वाली लगती हैं, कभी बहुत कभी शुक्रिया अजीब आपका। मकनातीसियत है कि आप देखो तो देखते ही ये चले तो जाते आपका हो। हुस्न नज़र है। तो वो उसकी भी आंखों के बारे में, उसके घुंघरुओं की आवाज़ के बारे में, उसके रक़्स के बारे में, इस तरह की चीज़ें बड़ी मशहूर थी। और वो जो महाराजा है वो जितना उसके बारे में जानता जा रहा था, जितना उसको उसके बारे में उसके एक्सप्लोर लोग कर रहा पीछे था। लगाए हुए थे, उसका इश्तियाक बढ़ता जा रहा था, इसका इश्तियाक कि यार मुझे ये लड़की चाहिए। और उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह करे, क्योंकि उसने पहले कहा कि मैं इसको शादी का वो दूँ, मैं इसे शादी कर लूँ, मतलब एकदम वो इस स्टेज पे चला गया। फिर उसके किसी वज़ीरों शज़ीरों ने कहा कि एकदम आप एक आम लड़की के लिए शादी का ना करें, इसको किसी अपनी रियासत में कोई काम ये वो। जब उसको रक़्स का पता चला ना तो उन्होंने कहा ये बड़ा अच्छा एक हमारे पास मौका है, हम इसे कहते हैं हम अपने दरबार की रकासा बना देते हैं इसको। दरबारों में तो आपको पता है उनके दरबार महाराजाओं के दरबारों में बेशुमार रकासाएँ और गाने वाले और ये सब हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जनाब चले ऐसे अप्रोच करते हैं कि अच्छा इस तरह करके अप्रोच करके अब एक महाराजा आपको ये ऑफ़र कर रहा है कि आप हमारे साथ चलें और रकासा के तौर पे शाही रकासा आप बनेंगे वो। उस डांसर के लिए तो एक गोल्डन हाँ, अपॉर्चुनिटी होगी।
लेकिन वो अंदर से इतनी विलिंग नहीं थी। उसका एक रीज़न ये था कि वो अपने ही फील्ड के एक डांसर से जो उसके साथ रक़्स सीखता था, फिर उसके बाद वो ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त डांसर बन गया। इसके साथ साथ इनका साथ बहुत पुराना था और इनमें मोहब्बत थी। उसे ये गम था कि मैं तो, चलो उसको ये खुशी तो थी कि मैं शाही रक़ासा बनने जा रही हूँ, लेकिन उसको ये गम था कि ये भी मैं इससे अलग हो जाऊँगी, मैं इससे जुदा हो जाऊँगी। आपको पता है पहले तो वैसे भी कोई ये नहीं कि ट्रेन में बैठे और चले गए मिल लिया, जहाज़ में बैठे और मिल लिया। काफ़िलों का सफ़र, घोड़ों, ऊँटों और हाथियों का सफ़र होता था और टाइम भी बहुत लगता था आने जाने में एक दूसरे शहर में। तो उसने अपने बात की अपने महबूब से कि क्या करूं मैं। उसने कहा कि तुम तो चलो जाओ, और क्योंकि अगर पता उसके घर वाले भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के इसको अवेल करना चाहते थे उस, और फिर महाराजा की हुक्म अदूली करना भी एक छोटी घराने की लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल था। उसने कहा तुम तो निकलो, मैं तुम्हारे पीछे ही आता हूँ, मैं भी वहाँ नौकरी की तलाश कर लूँगा और ख़ुद को वहाँ काम की गर्ज से कह के चला जाता हूँ। सही हो गया। अच्छा, करते करते क्या हुआ कि वो राजा ले आया वापस उसको। अब जब उसके रक़्स होते तो उसके रक़्स से पूरे दरबार के लोग एक अजीब कैफियत में चले जाते, और इवन वो जो उसकी 3 बीवियां थीं, मलकाएं थीं, वो उसके रक़्स की इतनी शदाई हो गई, उसके हुस्न की इतनी दीवानी हो गई। वो कहती हैं ऐसी हसीन औरत, ऐसा हसीन रक़्स, उसको जो देखता था वो देखता रह जाता था। क्या नाम बताया था आपने? नागवली? नागवली। इच्छाधारी नागिन तो नहीं थी? नहीं थी, तो वो लड़की ही काम, लेकिन एक मैजिकल इफेक्ट था। पता नहीं उसमें वो जादू का कोई असर था या उसकी अपनी शख्सियत में इतनी ताकत थी, इस तरह की थी। अच्छा, जैसे जैसे वो डांस और वो चीज़ें बढ़ती गई, वो देखता रहा, राजा के दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती चली जा रही थी विद एवरी पासिंग डे। उसका जुनून, उसकी मोहब्बत, उसने अप्रोच करने की उसको कोशिश की, उसने इसको अपना पैगाम दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कर दिया राजा ने और हाँ, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, उसने ये पहले हिडन पैगाम दिया, सिर्फ 1 to 1 उसको, जिस पे उसने टाल दिया उस टाइम, मतलब स्ट्रेट अवे इनकार नहीं किया, लेकिन इनकार जैसा टाल दिया। अब बादशाह ज़रा और उसकी ईगो भी हर्ट हुई कि ये तो कमाल है भाई, मुझे इसने इनकार कर दिया। अब वो उस लड़की मजबूर थी दिल के हाथों, क्योंकि वो अपने उस महबूब से, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तो वो उसको मिलने भी आता था, छुप छुपा के वो मिलते मिलाते भी थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, बादशाह ने कहा मैं इसको भरे दरबार में अगर पूछूंगा ना, फिर नहीं इसमें जुर्रत होगी कि ये मुझे भरे दरबार में इतनी कैसे हिम्मत कर सकती है, एक आम लड़की रक़ासा जिसको मैं इतनी इज्जत दे रहा हूँ, और वो ये जुर्रत कर ले। तो वो कहते हैं कि जी उसने ना भरा दरबार और ऊपर मलकाएं बैठी हुई, उनकी अपनी बीवियों, तीनों बीवियों की मौजूदगी में उसने, उसकी तीनों बीवियां जानती थी कि जो राजा है वो इसको डांसर को प्रपोज करने वाला है। बिल्कुल, और वो इतनी उसकी हुस्न की खुद भी तस्खीर हो चुकी थी कि वो इस चीज़ पे, मतलब उनको कोई इतराज़ भी नहीं हुआ। वहाँ ट्रेंड भी था, और जैसे वो 3 रह रही थी, इस तरह की बहुत सी मलकाएं रखने का ट्रेंड था ये राजाओं में, और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी, उनके माशरे में एक्सेप्टेबल था ये सब। तो इसके बाद जनाब उसने कहा, सोच लिया प्लान कि अब मैं इसको भरे दरबार में प्रपोज़ करूँगा, यहाँ पे ये कैसे इनकार करेगी। तो उसने प्लान किया, भरा दरबार था, महफिल लगी थी। जब वो रक़्स करके फारिग हुई और सारे उसकी हुस्न और उसके जादुई अंदाज से अभी उसके दाद दे रहे थे, और उसके तासुर के अंदर ही थे, उसके अंदर मैजिक में ही थे। तो उसने बादशाह ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम मेरा रिश्ता कबूल करो और मेरी बीवी बन जाओ। अच्छा, अब सब हैरान भी एकदम से हो गए कि रक़ासा को बड़े दरबार में राजा ने, ये एक बहुत बड़ी बात थी, और बिल्कुल उनके हिस्ट्री जो थी ना, उनका जो दस्तूर था, उनकी रवायात के अगेंस्ट थी। इससे पहले कभी किसी महाराजा ने किसी नाचने वाली को भरे दरबार में इस तरह प्रपोज करना, क्योंकि उनका भी बड़ा रिस्पेक्ट, बड़ी ख़ानदानी औरतें चुनी जाती थी शादी के लिए, और बहुत बड़े घरों की चुनी जाती थी, और फिर वो
घर वालों से घर वाले बात करते थे, इस तरह का होता था। ये भी एक अनोखी चीज़ थी जो महाराजा ने उसके इश्क में कर दी, और ये भी परवाना की कि वो महाराजा है और वो पूरे दरबार में एक ऐसी हरकत कर रहा है। अच्छा, उनकी उसकी बेगमात भी बड़ी हैरान हुई कि ये क्या हो गया, और उस रकासा को जब पता चला तो ये जब बात सुनी उसने तो बाकायदा कांपने लगी और वो फूट फूट के रोने लगी। तो सबने कहा कि भी उसमें तुम रो क्यों रही हो और तुम्हें क्या मसला है, तुम इतनी घबराहट का इजहार। उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। मतलब एक महाराजा को उसके दरबार में बैठकर उसके सारे दरबारियों के सामने और उसकी पिछली 3 बेगमात के सामने इनकार करना, ये एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब उसकी समझे कि लगता था कि अभी वो तलवार निकालेगा और उसका सर कलम कर देगा, लेकिन राजा ने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया। इवन कि वो तीनों उसकी बीवियां और जो वहाँ पे थी दरबार की ख़वातीन, उसने उसे घेरे में लेके साइड पे ले गई और उसको कहा कि भाई तुम पागल हो, राजा तुमसे शादी करना चाहता है। तीनों बीवियों ने कहा कि हम इतने राज़ी हैं कि हम तो पानी का एक गिलास भी खुद उठ के नहीं पीते, तुम ऐश करोगी, तुम कौन सी ज़िंदगी ठुकरा रही हो, तुम एक मामूली डांसर हो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम राजा के प्रपोज़ल को इस तरह बीच चौराहे में वो तुम्हें प्रपोज कर रहा है, अपनी तमाम रवायात को पीछे डाल के, और तुमने तो देखने में ऐसे ही लगता है। हाँ, और तुमने उसको उठा करके ठुकरा दिया। उसने कहा कि बस मैं शादी नहीं कर सकती, मेरा दिल कहीं और है। उसने बताया नहीं खुल के, लेकिन उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब जनाब, अब राजा को बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन इस पर भी वो अभी खामोश था। ये अपने कमरे में चली गई और उसको था कि चलो अभी कुछ टाइम ये कर ले वेट, पता नहीं इसके अंदर क्या चल रहा है, कोई डर है, कोई खौफ है, या राजा का इतना बड़ा मर्तबा देखकर परेशान हो गई है कि मैं कैसे शादी करूँगी, या जो भी था। इतने में इसने सोचा, नागवली ने, कि इस तरह तो मैं ये राजा मुझे कभी भी ज़बरदस्ती भी शादी कर सकता है। वो उसने अपने कैद में बंद कर सकता है, दीवार में चुनवा कुछ भी हो सकता है। उसने अपने महबूब को बुलवाया, उससे मुलाकात की, उसको कहा कि अब मेरा यहाँ ज़्यादा रुकना ख़तरे से खाली नहीं है, क्योंकि मैं एक बारी तो राजा को रहम आ गया, उसने मुझे बख्श दिया, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ अब बार बार हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से निकल जाएं। वो उसके साथ निकल के जा रही थी, तो इतने में किसी दरबार ने देख लिया और वो मतलब पता चल गया और उनका घेराव करके वो पकड़े गए। अब उसने अपने दरबारियों को बुलाया और उसने कहा सबसे पहले इसको जिंदा को आग लगा दो, नागवली को। अब उसका हुस्न, कहते इसका हुस्न भी इस काबिल नहीं रहेगा कोई उसकी शक्ल भी देख सके, इसे जला के राख कर दो। मतलब उसको जिंदा को आग लगा दी गई और वो तड़प रही थी और पूरा वो राजमहल उसकी चीखों से गूंज रहा था, लेकिन किसी एक इंसान में ये हिम्मत नहीं थी जो आगे बढ़कर उसकी मदद कर सकता, उसको बचा सकता। सब खामोश, तमाशाई, एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे में पूरे राजमहल में उसकी चीखें, रूह को कांपने वाली चीखें सुनाई दे रही थी। बहरहाल जलते जलते वो ख़त्म भी हो गई, राख भी हो गई। लेकिन उसके बाद राजा ने क्या किया, राजा ने उसके बाद उसका कमरा वगैरह सब सील करवा दिया। अच्छा, जब उसको जलाया तो उसको उसके घुंघरू पहना के जलाया कि ये तेरी ताकत थी ना, तो इस पे गरूर करती थी, इस पे लोगों को दीवाना करती थी, ये तेरी शक्ल तेरी ताकत थी ना, ये तेरा हुस्न तेरा ताकत था ना, तो ला अब मैंने बंदोबस्त कर दिया। बहरहाल वो एक दर्दनाक मौत उसने ली और महबूब की मौत का गम लेके वो चली गई और राजा ने उसका कमरा सब बंद करा दिया ताकि कोई इस कमरे में जा ना सके, उसकी यादें भी वो देखना नहीं चाहता था। एक निशानी बनी है जुल्म की। हाँ, और उसके कुछ ही दिन बाद एक इनकी इबादत की कोई रात होती है, उसको कहते हैं वो चांद की 1 तारीख को जब फुल मून होता है, तो वो मुझे नाम एक इंडियन हिंदुआना नाम है उस रात का, वो जो वो पूजा का में बड़ी पूजा होती है, उस दिन जब वो बड़ी पूजा हो रही थी और वो रात को वो अपने अपने रिलीजियस जो रिचुअल्स कर रहे थे, तो उनको
ना सिर्फ पूरी हवेली से चीखों की आवाज़ें आईं, बल्कि उन घुंघरुओं की आवाज़ें भी आती थी। फिर ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। ये जो रियल लाइफ नागवली थी ये उसका। उसके बाद राजा को हर रोज़ उस कमरे से घुंघरुओं के बजने की आवाज़ आती थी। एक बार गया, 2 बार गया, फिर उसको लगा कि ये मामला कुछ और है। उसने पंडितों को बुलाया कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि इस टाइम उसकी आत्मा आपसे इंतकाम के लिए तड़प रही है और वो आपको यहाँ रहने नहीं देगी और आपको वो छोड़ेगी नहीं, आपका अंजाम बहुत बुरा करने वाली है वो। तो राजा डर के मारे राजमहल खाली कर दिया गया, उसको सील कर दिया गया और वो लोग आगे कहीं चले गए। और राजा के साथ भी सुना है आगे काफ़ी कोई ख़तरनाक इंसिडेंट भी हुए। लेकिन उस वक्त से लेके आज की डेट तक, जबकि वो राजमहल अब एक खंडर की सूरत अख्तियार कर चुका है, लेकिन आज भी वो वीरान है। करता है महल, अब तक एग्जिस्ट भी करता है और बल्कि बहुत वो वहाँ पे आज भी लोगों को घुंघरुओं की आवाज़ भी आती हैं और कभी चीखों की आवाज़ भी आती हैं। और आज तक बहुत से लोग इस वाक़े के और इस चीज़ के गवाह मौजूद हैं। और जिन्होंने ये वाक़या मतलब था, उसमें कई फैमिली मेम्बर जिनसे अब लेटेस्टली बात हुई, उन्होंने कहा हमारे बुज़ुर्गों से हम ये वाक़या सुनते आ रहे हैं, आज तक हम उसके कर्ज से बचने के लिए हमें स्पेशल पूजाएं करनी पड़ती हैं, वरना हम सब की फैमिली जो अब तक की उसकी फैमिली है महाराजा की, उन पे कहीं ना कहीं हर एक घर पे एक कर्ज और एक अजाब आता है। बीमारी की सूरत में अजीबोगरीब अमवात होती हैं और वो घुंघरू और चीखों की आवाज़ों से वो छुटकारा आज तक हासिल नहीं कर सके। यानी इंटरनेट पर नागवली की पिक्चर्स और जो हवेली है केरला में उसकी पिक्चर्स अवेलेबल होंगी, देख सकते हैं हम? बिल्कुल, आप देख सकते हैं नागवली की भी, उस महाराजा की भी और उस हवेली की भी। और आज भी वो जो हवेली जिस कंडीशन में है उसकी पिक्चर्स भी नेट पे अवेलेबल है। अनबिलीवेबल, मतलब ये रियल लाइफ स्टोरी है। और आपने इस पे शायद देखा हो, बहुत मशहूर इंडियन फिल्म बनी थी भूल भुलैया। ये भूल भुलैया की रियल लाइफ स्टोरी है। इसी की उन्होंने बस इसको एक फिल्मी तड़का दिया। उसमें वो एक मेंटल हेल्थ के इशू को भी उन्होंने डिस्कस किया और उसको बताया कि एक औरत उसी हवेली में रहने आई है तो उसको वो सब चीज़ें दोबारा एक्सपीरियंस किया है, उसकी रूह उसमें चली जाती है, या वो एक मेंटल हेल्थ इशू है। मजाक का तड़का लगाया, क्योंकि फिल्में ज़ाहिर बात है कमर्शियल होती हैं, वो इस तरह नहीं चल सकती जब तक उन पे डिफरेंट किस्म के। लेकिन इस पे डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, फिल्में बनी और बहुत सारी स्टोरीज़। एक बल्कि तामिल में भी इस पे चंद्रमुखी के नाम से फ़िल्म बनी, पहले तामिल में बनी, फिर इंडियन मतलब हिंदी ज़ुबान में बनी ये भूल भुलैया। पहले तामिल ने स्टार्ट तामिल की लैंग्वेज में, क्योंकि उन्हीं के इलाके की ये कहानी है और उन्हीं के इलाके का ये वाक़या, और जिसके आज भी उनके फैमिली मेम्बर्स हयात हैं। आज भी जो लोग इर्द गिर्द रहते हैं जिन्होंने हवेली से आवाज़ें सुनी हैं, वो आज भी कहते हैं, इस बात को मानते हैं। तो इसलिए जो चंद्रमुखी है वो उन्होंने इसी स्टोरी बेस्ड बनाई थी। मतलब वो जो मंजोलिका का करैक्टर था वो रियल लाइफ में नागवली है। नागवली है जो मंजोलिका जिसको उन्होंने नाम दिया था ना, क्योंकि अगर नागवली देते तो फिर वो पता चलता कि उसी हिस्ट्री को दोबारा रिपीट किया गया। तो उन्होंने उसको मंजोलिका का नाम दे के जो भूल भुलैया में और तामिल फिल्म में चंद्रमुखी का नाम दिया उसको। उसी तरह से वो घुंघरू दिखाया, वो इस सारा कुछ, उसकी आवाज़ें आना, चीखें आना, वो जो उसका मोहब्बत जो करता है उसको, जैसे उसकी बॉडी को काटा था आपने वो देखिए भूल भुलैया, तो उसमें वो राजा की बॉडी को उसी तरह काटती है बदला लेने के लिए। तो ये चीज़ें सारी उसी वाक़ये से रिलेटेड है, जो एक हिस्ट्री का वाक़या है जिसे बहुत से लोग जिसके गवाह हैं और जो सीना दर सीना आज भी लोगों के दिलों में और सीनों में और दिमागों में महफूज है। अच्छा, जो भूल भुलैया 2 दिखाई है, यानी उसमें जो ब्लैक मैजिक रिचुअल्स है वो बंगाल की मैजिक रिचुअल्स है। बिल्कुल, क्योंकि इसका दिखाया ना कि इस लड़की का ताल्लुक भी बंगाल से था और ज़ाहिर बात है वहाँ के जादू हर
मतलब वो जो करते हैं उसकी आत्मा को करने के लिए, वो सारा वही बंगाली रिचुअल्स दिखाए गए। जो आत्मा की आप बात करी थी, वैसे हिंदुइज्म में बिलीव है कि अगर सुसाइड करो या कोई जुल्म वाली मौत इंसान को मिले तो जो रूह है, सोल है, वो वैसे ही 90 दिन तक भटकती रहती है। हाँ, उनका ये बिलीफ भी है। एक रूह जिसको मतलब एक ज़बरदस्ती की उसको बड़ी तकलीफ दे मौत दी गई, जैसे ज़िंदा जला दिया गया, और एक बेदर्दी। तो एक चीज़ जो है ना वो ऐसी चीज़ों से मंसूब होती है कि ऐसी चीज़ें जो हैं फिर वो भटकती रहती हैं, इंतकाम लेती हैं, कर्स होता है। मैं कहती हूँ हमारा ये बिलीव थोड़ा डिफरेंट है इन चीज़ों को लेके, लेकिन इन तमाम ज़ालिमों और उसको दिखाने के लिए अल्लाह ताला किसी भी सूरत में किसी चीज़ को ला के उनके ऊपर उनके गुनाह का जो असर है वो छोड़ सकता है कि जो उन्होंने जुल्म कमाया अपनी ताकत के ज़ोर पे, जादू के ज़ोर पे, और एक मज़लूम ने हत्ते को जैसे मारा गया, तो बस उसकी एक अजीब व गरीब दास्तान है। और इन चीज़ों के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आप उसको साइंटिफिकली देखें, चीज़ें देखें, शायद आप साबित ना कर सकें, लेकिन ऐसे वाक़यात कई वाक़यात हैं जो दुनिया में भरे पड़े हैं। अच्छा सादिया आपा, यहाँ पे ना मेरा आपसे एक सवाल है कि जो हमारे पॉडकास्ट है उसमें भी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आए थे यूट्यूब के। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक मंदिर का विजिट किया था, वहाँ पे भी उन्हें घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दी थी। और अक्सर हम ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं पैरानॉर्मल, जिसमें दुल्हन या कोई सजी हुई लड़की जिसकी पायल की आवाज़, घुंघरू की आवाज़, बालियों की आवाज़, मोस्टली ऐसे क्यों सुनाई देता है? देखिए, ये क्या चुड़ैल होती है? चुड़ैल भी हो सकती है, और किसी इंसान को जिसको जादू से घाट उतारा गया है उसकी भी उसको भी शायद जादू के थ्रू भी चीज़ें होती हैं। और जहाँ भी ये रिचुअल्स किए जाते हैं वहाँ पे ये शैतानी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, और वो लोगों को डराने और खौफ पैदा करने के काम भी है, मतलब करती हैं। जहाँ पे मैजिक होता है वहाँ पे शैतानी चीज़ें खुद आ जाती हैं। बिल्कुल, वो तो उनका मरकज़ बन जाता है ना, उन शैतानी चीज़ों का घर, फेवरेट जगह बन जाती है। हर ऐसी मतलब बुरी चीज़ की बुरी रूह तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि रूह के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, लेकिन ये जिस तरह की मखलूक़ात हैं ये सारी जमा हो जाती है, ये उनका फेवरेट मकाम हो जाता है, ये उनके लिए ऐसी प्लेस हो जाती है जहाँ वो उनको उनकी पसंद का मटेरियल मिलता है। जादू है वो, वहाँ नापाक चीज़ें होती हैं, उनके लिए मतलब समझे कि रास्ते खुल जाते हैं। वो ऐसी जगहों पर आना पसंद करती हैं जहाँ उनको जो चीज़ें ताकतवर करें वो चीज़ें मौजूद हों। सर रात को दुल्हन के रूप में नजर आई, आपको भी एक तो दुल्हन के रूप में नजर आई थी। हाँ, वो जो मेरे घर बैठी थी कुर्सी पे, वहाँ पे खिड़की पे। अब देखें ना, आप कोई भी आँख देखकर यही समझेगी कि एक खूबसूरत औरत दुल्हन के रूप में वहाँ मौजूद है, बैठी है। मेरा भी पहला यही ख्याल था, मेरे तसव्वुर में भी नहीं था कि वो एक इंसान नहीं है, बल्कि मैं तो उस चीज़ से खौफज़दा थी वो कहाँ से भागकर मेरे टेरेस पे चढ़कर मेरे कमरे में आ गई है, कैसे पहुँची है, कौन है, कैसी है। लेकिन ये चीज़ें अगर अपनी असल शक्ल में आएँ तो लोग घबराते हैं। जब ये दुल्हन ऐसी सूरत अख्तियार करती है तो लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इस वजह से अपनी मर्ज़ी का रूप धार कर सकती हैं, जहाँ चाहें, जिस तरह चाहें। जिन्नात जो होते हैं या कोई भी एंटिटी होती है वो अपनी मर्जी से किसी भी शक्ल में आ जाती है। बिल्कुल आ सकती है, और वो जानवरों की शक्ल में आ जाती हैं, चूंटियों की छिपकलियों की शक्ल में आ जाती हैं, कुत्तों की शक्ल में आ जाती हैं, सांप की शक्ल में आ जाती हैं, किसी इंसानी शक्ल में, किसी की हम शक्ल बन के आ सकती हैं। तो ये चीज़ें तो होती हैं। केरला की तो हमने स्टोरी सुन ली आपसे, अब लाहौर आ जाते हैं। कोई रीसेंट पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ अपने घर पे? हाँ, बिल्कुल हुआ है, बल्कि आजकल तो पिछले दिनों तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, और मैंने काफ़ी चीज़ें नज़र भी आई हैं। मैंने पता नहीं शायद बताया था कि नहीं बताया, मैंने थोड़ा डांट डपट दिया था, तो फिर मैं बीमार भी पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन ना लाइट नहीं थी, तो मैं अपने बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया मैंने, और वॉशरूम भी जैसे लाइट नहीं आती है, यूपीएस नहीं काम कर रहा था, तो मैंने कहा चले मेरा दरवाज़ा बेडरूम का होगा तो उसकी रोशनी वॉशरूम तक जाएगी। अच्छा, मैं अब वहाँ से मेरे घर में नीचे सिर्फ मेरी जो हेल्प है वो और 2 बच्चे और एक 4 लोग थे टोटल नीचे जो बैठे हुए थे, और घर में कोई नहीं था इसके अलावा। अच्छा, मैं अभी घर में वो पर रेडी हो रही थी, तो इतने में ना दरवाज़ा मेरा काफ़ी ज़ोर से खटका, ठक 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 करके। मैंने कहा कौन है, तो आगे किसी ने आवाज़ नहीं दी, अब जवाब नहीं आया। तो अभी फिर अपना तैयार श्यार होने शुरू हो गई, फिर दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खटका। मैंने कहा कौन है, तो वो मेरी जो हेल्प है अपनी शमा, मेरी असिस्टेंट,
और उसकी बेटी है छोटी सी, मतलब माशाल्लाह 15 साल की है, ज़ैनब। मुझे उसकी आवाज़ आई कि बाजी मैं हूँ। अच्छा, मैंने कहा बेटा वेट करो। इतने में ना फिर दरवाज़ा खटकाया और हैंडल ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा क्या हो गया, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं करती, उसको मैनर्स आए कि मैंने कह दिया है तो वो वेट करेगी। और कभी भी जब मैं उसको कह रही हूँ कि दरवाज़ा लॉक है तो ऐसे से खोल के, अच्छा मैं फटाफट तैयार, दरवाज़ा मैंने जाके खोला कि क्या है, तो बाहर कोई भी नहीं था। मैं कहा शायद ये डर के हमारे भाग गए ये नीचे। मैंने उसी वक्त सबको बुलाया, मैंने कहा किधर हो। मैं कहा जनाब आपको मैं कहा है मैंने बेटा कि मैं तारी आप दरवाज़ा हलाई जा रही हो नॉक के। मेरी शमा ने कहा, उसकी मदर ने, कि बाजी ये तो 1 घंटे से यहाँ से हिली भी नहीं, क्योंकि तो पढ़ रहे हैं बच्चे दोनों, और वो 4 लोगों के अलावा घर में कोई नहीं था, ना आया ना गया, घर पूरा लॉक था। उसकी आवाज़ भी आई, उसने कहा कि मैं ज़ैनब हूँ, और बाकायदा खटकाने के बाद दरवाज़े को खोलने की पूरी कोशिश की गई। मतलब इस हद तक वो अपना आप दिखाया गया। और मैं फजर पढ़ रही होती ना अपने, मैं और मियाँ, हम दोनों मियाँ बीवी आगे पीछे खड़े होके, और दरवाज़ा उनके कमरे का खुला होता है। मेरे मियाँ इतना एसी यूज़ नहीं करते हैं, हम ज़रा एसी ज़्यादा रहते हैं तो उनको ठंड लगती है, तो दरवाज़ा हमारा ऐसे खुला हुआ क्योंकि एसी नहीं चल रहा था। अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई हूँ, अब सामने दरवाज़े पे जैसे टेक लगा के खातून मसलसल देख रही हैं। वो समझ आ गई मुझे, कोई वो मैंने नमाज सलाम फिरने के बाद कहा, मैं कहा यार नमाज तो सुकून से पढ़ने दो, क्या हो गया, क्या मसला, पढ़नी है तो या नमाज़ पढ़ लो या फिर नमाज़ पढ़ने दो। बहरहाल कभी कभार ना ये चीज़ें बहुत एक्टिव हो जाती हैं, हुई होती हैं, और अजीब से 1 मिनट में लग रहा है कोई इधर से जा रहा है, 1 मिनट में लग रहा है कोई सीढ़ियों से भी उतरा है, इस तरह की चीज़ें। अब वो मेरा मसला ये है कि यहाँ तो मेरी तीसरी नज़र उन दिनों बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है, या बहुत ज़्यादा चीज़ें आई गई जा रही होती हैं, तो एक अजीब सी एक्टिविटी आपको महसूस हो रही होती है। तो इस तरह इन दिनों तो ये चीज़ें बहुत एक्टिव थी। इवन मेरी बेटी, रात को मैंने उसको कहा, क्योंकि मैं इंसुलिन वगैरह लगाती हूँ, तो मैंने कहा यार अब मुझे ना दिल खट रहा है, जाके नीचे से ना कोई थोड़ा सा फ्रूट ले आओ। अल्लाह मेरी माशाल्लाह 24 साल बेटी नीचे जाने से इनकारी थी। मैं नहीं जाऊँगी आपके बगैर, आजकल बहुत एक्टिविटीज़ हुई हैं और मैंने नहीं जाना आपके बगैर। और मैं कहा अच्छा जी चलो, मैंने ही साथ जाना है तो मुझे क्या फ़ायदा। आप तो डरती नहीं है, बाकी सारे डरते हैं। अब हाँ, घर वाले हो जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, नज़र आ रहा होता है, और चीज़ें, दरवाज़े बंद होना, नॉक होना, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, तो फिर बच्चे ज़रा घबरा जाते हैं। फिर वो सारे कहते हैं कि आप साथ चले, तो वो मैं कही मेरी तो डबल ड्यूटी लग गई है। बहरहाल ये आजकल लाहौर में आजकल ये हो रहा है। रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड हॉरर पॉडकास्ट के एक नई एपिसोड के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।